नमस्ते एवरीवन, दिस इज अभी शर्मा और मैं एक एंकर, एक्टर, ऑथर, स्टोरी टेलर और एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। साथ ही साथ मैं वैदिक मैथ्स का यंगेस्ट मेंटर भी हूँ। और पहले तो जितने भी क्रिएट स्टोरीज के दर्शक अभी मेरे साथ जुड़े हैं उन सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। और आज मैं आप सभी के साथ साझा करने वाला हूँ अपनी जीवन की स्टोरी कि कैसे मैं इस मुकाम तक पहुंचा और मेरी लाइफ में मेरे साथ क्या क्या चैलेंजेस हुए और कैसे मैं उनको फेस करके आज भगवान की कृपा से इस मुकाम पर हूँ। तो पहले तो बचपन से ही मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, तो मैं बचपन से ही एक्टिंग करता आ रहा था। एक्टिंग में तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बचपन से। बट जब मैंने एक्टिंग करना शुरू किया तब मैंने अपने एक और टैलेंट को रियलाइज किया जो था ओरेटर, कि मैं बहुत अच्छा ओरेटर हूँ और मैं लोगों तक अपनी बात बहुत ही अच्छी तरीके से कन्वे कर सकता हूँ। इसलिए ही देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद एमपी न्यूज़ और मैं बना पूरे भारत का यंगेस्ट न्यूज़ एंकर। मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए और इवन अब जब लॉकडाउन हुआ था 2020 लॉकडाउन में, तो मई में मैंने अपना खुद का एक शो शुरू किया जिसका नाम था सेलिब्रिटी कॉर्नर विद अभी, जिसमें मैं ऐसे लोगों की स्टोरीज लाता था लॉकडाउन में जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होती थी। और हम सभी को तो पता है कि लॉकडाउन में हम सभी लोग कितने ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, तो इन स्टोरीज से बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। एंड लेट मी टॉक अबाउट, मैं बालमुखी रामायण के बारे में अब आप लोगों को बताना चाहूँगा। बचपन से ही मैं ये सारे कार्य तो कर ही रहा था और मैं और भी बताना चाहूँगा कि मेरा IQ 161 था, विच इज़ मोर देन बिल गेट्स एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन। और इसके साथ ही मैं काफ़ी सारे और वर्क भी कर रहा था। बट एक मेरा इंटरेस्ट था जो बचपन से लेकर अभी तक बना है, और अगर भगवान की कृपा रही तो मैं चाहूँगा कि ये मेरे पूरे जीवन तक बना रहे, जो था अध्यात्म। अध्यात्म में मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और मेरे फिफ्थ बर्थडे पर मुझे 2 अमर चित्र कथाएं मिली जिनमें कहानियाँ थी कर्ण और अर्जुन की। अब जब मैंने ये कहानियाँ पढ़ी तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया और फिर मैंने क्या किया, मैंने और भी ज़्यादा बुक्स को रीड करना शुरू किया। और फिर मुझे अध्यात्म में इतना इंटरेस्ट आने लगा कि अब जब 2020 का लॉकडाउन आया तो हम सभी को पता है कि हम सभी लोग बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे। इसलिए ही मोदी जी ने टीवी पर हमारी जो 90s की रामायण को प्रकाशित किया, जो थी रामानंद सागर जी की रामायण। अब उस रामायण को जब मैंने देखा तो मैं इतना ज़्यादा लाइफ में इंस्पायर हुआ कि मैंने सोचा कि मुझे भी राम जी के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि उनका इतना अच्छा कैरेक्टर है। उनसे हम पेशेंस, ब्रेवरी, एक अच्छा लीडर कैसे हो, मैनेजमेंट लेसन्स बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर फिर भी भारतीय आजकल उन चीज़ों को अपना नहीं रहे हैं। तो एक दिन जब मैं सोया तो मुझे सपने में माता सरस्वती आई और उन्होंने मुझे इस रामायण का पहला छंद दिया और फिर उस छंद को बेस बनाकर मैंने पूरे 250 छंदों में बालमुखी रामायण को लिखा। हम लोग रामायण क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि एक तो सारी रामायणें बहुत बड़ी हैं। वाल्मीकि जी की रामायण 24,000 श्लोक, तुलसीदास जी की रामायण 12,000 चौपाइयाँ, इसलिए ही बहुत लोग उसे नहीं पढ़ पाते। और दूसरा कारण है इसकी भाषाएं, ये बहुत ही विविध भाषाओं में अवेलेबल है और जो खाली कुछ प्रांत के लोगों तक सीमित है या फिर अवधी और संस्कृत जैसी भाषाओं में है जो आजकल लुप्त होती जा रही है। मैंने अपनी रामायण 250 छंदों में हिंदी भाषा में लिखी ताकि सभी लोग इसे आराम से समझ पाए। फिर अगले 2020 के लॉकडाउन में, यानी कि इस लॉकडाउन में, मैंने पूरे भारत के 150 से ज़्यादा बच्चों को फ्री में वैदिक मैथ्स पढ़ाया, क्योंकि मैथ्स बहुत सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम होता है। बट हमारे वेदों में इसका भी सॉल्यूशन है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स, तो उससे भी काफ़ी बच्चों को फ़ायदा हुआ। तो ये तो मैंने आप लोगों को बताई अपनी लाइफ की कहानी कि मैंने लाइफ में क्या क्या अचीव किया, और भगवान की कृपा से इसके लिए मुझे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। जैसे कि अगर मैं कुछ के नाम लूँ तो मुझे 3 वर्ल्ड इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मिले, मुझे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला, इंटरनेशनल आइकन अवार्ड, एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड, और भी मुझे बहुत सारे नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, इंटरनेशनल आइकन अवार्ड, यूथ आइकन अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। इसलिए ही मैं इसके लिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पर इसमें मेरी लाइफ में काफ़ी सारे क्रिटिक्स भी आए, तो
क्रिटिक्स से मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं तो काफ़ी लोग, जब मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोलता था तो लोग मेरी हेल्थ को लेकर सवाल उठाते थे। काफ़ी लोग, जब मैंने रामायण लिखी तो मुझ पर ये क्वेश्चन करने लगे कि आप रामायण का एक ऐसा वर्जन कैसे लिख सकते हैं, जबकि रामायण तो तुलसीदास और वाल्मीकि जैसे देव पुरुषों ने लिखी है। ऐसे काफी सारे क्रिटिक्स मेरी लाइफ में आए, परंतु एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कभी भी हमें क्रिटिक्स से डरना नहीं चाहिए, हमें उनका सामना करना चाहिए और सबसे बड़ी बात, उनसे सीखना चाहिए। क्योंकि एक बात बहुत महान लोग कहते हैं कि कभी भी आपका जो भगवान या कोई भी आपको कुछ लाइफ में मैसेज मिलना होगा तो कभी भी आपको आपके प्रशंसकों के थ्रू नहीं मिलेगा, क्रिटिक्स के थ्रू ही मिलेगा। सो इसलिए ही मैंने उनको एज अ बेनिफिशियरी लिया अपने लिए, और फिर उन क्रिटिक्स को मैंने बहुत अच्छे से रेक्टिफाई भी किया। और अगर मैं बात करूं लाइफ में चैलेंजेस की, तो बहुत सारे मेरे पास चैलेंजेस आए। जैसे कि बहुत बार लोगों ने मुझे ये भी बोला कि आप पढ़ाई में इतने अच्छे हो तो आप ये अध्यात्म वगैरह में क्यों घुस रहे हो, ये तो यूथ में करने की चीज नहीं है, ये बुढ़ापे में करने की चीज है। और बहुत लोगों ने ऐसे मुझ पर सवाल उठाए, परंतु एक चीज है कि कभी भी मैं इनसे डरा नहीं और आगे बढ़ता रहा। तो विवेकानंद जी एक बहुत सुंदर कोट कहते हैं, जो एक्चुअली हमारे उपनिषदों से लिया गया है कि अराइज, अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज अचीव्ड, यानी कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। सो इसलिए ही मैं भी वैसे ही चलता रहा। अब मैं आप सभी को, जितने भी अगर युवा देख रहे हैं, हमारे देश के भविष्य जिन्हें मैं कहता हूं, अगर वो देख रहे हैं, तो मैं सबको एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि हमें एक चीज देखनी है कि पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, और हमें जो भी कार्य करना चाहिए विश्व के लिए, देश की प्रगति के लिए करना चाहिए। क्योंकि जो यूथ है, यानी कि आप लोग, ये यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप ही हैं देश का भविष्य और आप ही देश को बदल भी सकते हैं। सो इसलिए ही हमें हमेशा जो भी पहले तो कार्य आप करें आगे लाइफ में, उसको हमेशा ही ऐसे करिएगा कि आप उसे, देश को विश्व गुरु बनाने का जो महायज्ञ हो रहा है उसमें एक आहुति के रूप में दे रहे हैं। और बहुत यूथ आजकल अपने कैरियर को लेकर, अब किस फील्ड में जाएं इसको लेकर कंफ्यूज्ड है, तो हमेशा ही वही फील्ड चुने जो आपको अच्छी लगती है, क्योंकि जो आप कार्य अपने दिल से करते हैं वही आप सफल हो सकते हैं। जो आपके साइकोफिजिकल नेचर को सूट करता है वही कार्य आप करें और उसी से आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता, अपने सारे रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स और आखिर में अपने देश, अपने विश्व को आप सुखी बना पाएंगे। सो इसलिए ही मेरा आप सभी के लिए यही मैसेज है कि नेवर स्टॉप अंटिल द गोल इज अचीव। क्रिटिक्स लाइफ में आएंगे, जाएंगे, और बहुत बार प्रशंसाएं भी आपकी लाइफ में आएंगी, बहुत बार डिमोटिवेशंस भी आएंगे, बहुत बार आप फेल भी होंगे। बट फेलियर तब नहीं होगा जब आप एक बार गिर जाएंगे, फेलियर एक्चुअल तब होगा जब गिर कर नहीं उठेंगे। और अब्दुल कलाम जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि फेल डजंट मीन दैट यू हैव टू स्टॉप, फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सो नेवर स्टॉप आफ्टर यू फेल। सो बस मैं यही कहना चाहूंगा, और मुझे पता है कि आप सभी लोग देश को बहुत अच्छी तरीके से बनाने में अपना योगदान जरूर देंगे। सो ये थी मेरी कहानी। मैंने आप लोगों को बताया कि लाइफ में मैंने क्या क्या अचीव किया और मुझे उसको अचीव करने में क्या क्या कठिनाइयां आई, और आई होप कि मैंने जो बात आपसे साझा की है, ये जो मैसेज है, इसे आप लोग जरूर ही अपनी लाइफ में उतारेंगे। सो दिस इज आयुष शर्मा साइनिंग ऑफ। आप लोग देखते रहिए क्रिएट स्टोरीज, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा ही मोटिवेशन का डेली डोज मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच, नमस्ते। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अथर्व वर्मा है। मैं क्लास 10th में हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल में। मैं आज बताने वाला हूँ कि लॉकडाउन में मैंने सदुपयोग टाइम का कैसे किया। जैसे कि मेरे मम्मी पापा डॉक्टर हैं, तो मतलब वो मुझे टाइम नहीं दे पाते थे लॉकडाउन में, और मैं बहुत बोर होता था। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ। तो एक दिन ऐसे ही मुझे खाना बनाने का वो लगा, मम्मी ने मेरे से हेल्प मांगी, तो मैंने खाना बनाया। फिर मेरे को धीरे धीरे कुकिंग में इंटरेस्ट आया,
उसके बाद फिर मैंने एक बार खाना बना के पापा को भी टेस्ट कराया, तो पापा को भी मेरा खाना बहुत अच्छा लगा। तो पापा ने भी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि साईं तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है। तो उससे भी मेरा कुकिंग में कॉन्फिडेंस बढ़ा। और उसके बाद मतलब मैं आज खुद ही बहुत सारे पकवान बना लेता हूँ तरह तरह के। और ऐसे ही मेरा गार्डनिंग में भी एक शौक़ बढ़ा था। जैसे मैं लॉकडाउन में बैठे रहता था, उसके बाद फिर दादी बोली कि बेटा तू घर पे बैठे रहता है तो मेरा थोड़ा सा गार्डनिंग में हेल्प कर दे। तो मैंने दादी की गार्डनिंग में थोड़ा बहुत हेल्प करना शुरू किया। गार्डनिंग में उनका हेल्प करना शुरू किया, फिर मुझे भी गार्डनिंग में इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने गच्छी पे 3-4 पौधे लगाए और उसके बाद मुझे और इंटरेस्ट बढ़ा। तो आज मेरा खुद का एक रूफटॉप गार्डन है। मैंने उसमें किचन गार्डनिंग भी थोड़ी सी ऐड करी हुई है, थोड़े से रेयर प्लांट्स भी हैं, और सबकी केयर मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि कुकिंग और ये गार्डनिंग छोटा काम नहीं है, आप टाइम का सदुपयोग करो। जैसे कि लॉकडाउन में लोगों ने कुछ नहीं किया, पर मैंने बहुत चीज़ें गेन करी, जैसे कुकिंग और गार्डनिंग। लोग इसको छोटी एक्टिविटी मानते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे मैंने गार्डनिंग स्टार्ट किया और कुकिंग स्टार्ट किया तो मेरा कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत बढ़ गया और मुझे मतलब माइंड भी बहुत रिलैक्स हो जाता था। मैं इन सब चीज़ों में जाता था, पढ़ाई का टेंशन रहता था, ये जाता था तो थोड़ी देर गार्डन में चले जाता था, माइंड फ्रेश हो जाता था। और जैसे अब मैं मतलब दिन में 2 बार कम से कम गार्डन में नहीं जाऊं तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। जैसे सारे प्लांट्स मेरे फ्रेंड्स बन चुके हैं, और जैसे ही कोई प्लांट्स नया फूल आता है, किसी में जो प्लांट पहली बार फल दे रहा होता है, तो मुझे अंदर से इतनी खुशी होती है। आप भी एक बार, मैं मतलब आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप भी ये सब इंटरेस्ट जगाएं, और जब आपको इसका परिणाम मिलेगा ना, वो बहुत अच्छा रहेगा और आपको बहुत खुशी होगी। मेरा नाम गुरबख्श सिंह है। मैं कक्षा 8वीं ब में पढ़ता हूँ और केंद्रीय विद्यालय में भी पढ़ता हूँ, जो कि जू के पास है। मैं अभी हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। इसकी प्रेरणा मुझे तब मिली जब मेरी एक बुआ जी को ब्रेन ट्यूमर हुआ था, जिसके कारण उन्हें कैंसर हो गया। तब उसके बाद मतलब मैंने ये सोचा कि क्यों होता है। उसके बाद मैंने उसके ऊपर ये देखा कि वो ब्रेन ट्यूमर या फिर कैंसर क्यों होता है। तो मुझे तब पता चला कि जो ब्रेन ट्यूमर और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां हैं, ये सब्जियों में डलने वाले रसायनों के कारण होती हैं। तो जब ये सब्जियों में रसायन ही नहीं डलेंगे, तभी ये बड़ी बीमारियां ही नहीं आएंगी। तब से मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू की है। पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं मुझे बहुत। मेरे पापा आबू रोड में जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी वो जब भी इधर आते हैं तब नई नई चीज़ें सिखाते हैं। अगर सपोज़ कभी कुछ गलतियां होती हैं तो वो मतलब माफ़ कर देते हैं और ये वापस बताते हैं कि इसको कैसे करना है। कि अगर हम लोग ऑर्गेनिक खेती करना चालू कर दें तो ये ऐसी जो बड़ी बीमारियां हैं वो एकदम बंद तो नहीं हो जाएंगी, लेकिन कम से कम संख्या में हो जाएंगी। मेरे पेरेंट्स जो है वो मेरे ऊपर प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं कि मतलब मुझे ये करना है, मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जो चीज़ें पसंद है वो आप लोग करिए। मतलब आप समाज के लिए कुछ करिए। जैसे भी मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ, आप सिंगिंग करिए, डांस करिए, एक्टिंग करिए, जो आपको मतलब जिस चीज़ से आपको संतुष्टि मिलती हो आप वो करिए। कई सारे लोग ये बोलते हैं, अगर जैसे कि मैं लोगों को बताता हूँ कि आप कर सकते हैं, मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि खेतों में ही जाए। आपके पास टेरेस है, आपके पास बालकनी है और उधर गमले भी होंगे, तो आप गमलों में भी खेती मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग टाइप कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे बालकनी में ही एक गमले में मिर्ची का पौधा लगा हुआ है, जिसमें हर साल कई सारी मिर्चें लगती है। तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बस खेत में ही आप जाएं। आपके पास टेरेस है, बालकनी है, तो आप उधर भी कर सकते हैं, पौधे उगा सकते हैं आप। और अभी जैसे कि अलग अलग टाइप की अभी विधियां हैं, जैसे कि मल्टी लेयर फार्मिंग जो है कहते हैं, आप उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप फार्म में मतलब खेतों में ही जाएं, क्योंकि अब हर किसी के पास तो खेत हो नहीं सकते। तो फिर
इसीलिए मतलब ये परेशानियाँ आती हैं कि हमारे पास खेत नहीं है तो हम कहाँ करें। तो उन लोगों के लिए ये सुविधाएं हैं कि मतलब उनके पास टेरेस या बालकनी तो है, या फिर खिड़की जो रहती है, खिड़की के है ना पे भी 1-2 गमले रखा जाते हैं, तो अपन वहाँ पर भी कर। जब मैं 8 साल का था तब से मैंने सीखना शुरू किया ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करते हैं, और आज के प्रेजेंट टाइम में मैं अभी 13 साल का हूँ। तो मतलब मैंने पेशेंस रखा और आज है ना मुझे ये समझ में आ गया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या दिक्कतें आती है, उसका समाधान क्या है और उसका इजी वे करने के लिए क्या है। अभी हमने पिछले साल ही तुअर लगाई थी खेत में, तो फिर उसके पहले मैंने 2-3 खेतों में देखे थे दूसरे लोगों के यहाँ पर, उधर मतलब बहुत कम गैप में तुअर लगाते थे, जिसके कारण उनकी तुअर जो है ना वो फैल नहीं पाती थी, तो बहुत कम होती थी। पिछले साल जब हमने तुअर लगाई थी तो हमने उसमें 6-6, 5-5 फीट के गैप रखे 2 पौधों के बीच में, जिसके कारण उनका तना इतना मोटा हो गया, एकदम वो साइड में फैल गई। इतनी तुअर निकली, पर है ना थोड़ा बारिश के मौसम में कीचड़ होने के कारण हम जा नहीं पाए, इसके कारण थोड़ी सी ग्रोथ उसकी कम हुई। अगर हम पेशेंस रखेंगे, किसी भी चीज़ में पेशेंस बहुत चाहिए रहता है, अगर हम पेशेंस रखेंगे तो उसका हमें फल अच्छा ही मिलेगा। धन्यवाद।